लास्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दिया था, पहले हम असाइनमेंट ही लेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूं कैलोरीमेट्री की। कैलोरीमेट्री में ठीक है, एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, कैलोरीमेट्री, एचसी वर्मा कैलोरीमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक्सरसाइज में 2, 3, 4 नहीं हुआ। देखो 4 बहुत सिंपल है। क्या दिया है हमें? 4 cubes of ice are taken out from a refrigerator and are put in 200 ml of a drink at 10 degrees Celsius। ठीक है, 200 ml ड्रिंक है। ठीक है, और नीचे उसकी डेंसिटी भी दी है ड्रिंक की 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब वो वाटर, एक्चुअल में वाटर है वो। ठीक है, 200 ml का मास निकाल लो, डेंसिटी दिया है इस प्रॉब्लम में, तो कितना वाटर है ये आपको पता चल गया। इसके अलावा 4 क्यूब्स आइस के इसमें ड्रॉप किए, हर क्यूब का डायमेंशन है 2 बाय 2 बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक क्यूब का इतना वॉल्यूम है, ऐसे 4 क्यूब्स हैं, तो टोटल आइस के कितना मास होगा ये आपको पता चल जाएगा। डेंसिटी दी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है आइस। तो ये प्रॉब्लम कैसा बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और वाटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर। क्या करना, आप दोनों को मिक्स करोगे तो पानी ठंडा होगा, वाटर 0 डिग्री तक जा सकते हैं। 0 डिग्री तक जाएगा तो कितनी हीट देगा ये, वो निकाल लेना। और आइस का फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आइस का कंप्लीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी हीट चाहिए वो निकाल लेना। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहां पर बनेगा। ठीक, और जब हम इसको करते हैं तो हमें पता चलता है कि आइस को पिघलने के लिए कम हीट चाहिए और वाटर ज्यादा हीट दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, सॉरी, आइस को पिघलने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, वाटर कम हीट दे रहा है, तो इस केस में वाटर तो 0 तक आ जाएगा बट आइस पूरी तरह से नहीं पिघलेगी, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और कितना पिघला है वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको मास निकालना है दोनों का। क्या करना है ये मैंने बता दिया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 में डाउट है, देखते हैं क्या है। देखो प्रॉब्लम क्या है समझना। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयरन क्यूब है जिसको गर्म कर दिया काफी हाई टेम्परेचर तक, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर एक आइस के ब्लॉक पर रख दिया आयरन क्यूब। हॉट, क्या होगा? सीधी सी बात है, आयरन क्यूब हीट सप्लाई करेगा आइस को, हीट के कारण आइस पिघलने लगेगी। अगेन टेम्परेचर लाइन बनाऊं मैं इसका, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और आयरन बहुत हाई टेम्परेचर पर है, हमें नहीं पता क्या है, 60 डिग्री सेल्सियस पर है, तो आयरन का टेम्परेचर कम होने लगेगा, आइस पिघलने लगेगी। और हमें दिया हुआ है कि फाइनली
ये पूरा ब्लॉक जस्ट आइस के ब्लॉक में धंसता है और फिर उसके बाद प्रोसेस रुक जाती है। मतलब ये रहा कि इसने पूरी आइस को ये नहीं पिघला पाया और फाइनली इक्विलिब्रियम बन गया। इसका मतलब है कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 0 से ज्यादा इक्विलिब्रियम होता है तो पूरी आइस पिघल जाती। आइस बची हुई है और उसमें ये धंस गया है, दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री होना चाहिए। फाइनल स्टेट कैसे बनेगी देखो। अब होगा क्या कि ये आइस पिघल रहा है, पानी बनेगा और पानी इसके दबाव के कारण, वेट के कारण ऐसा बाहर निकल जाएगा और जो जगह बनेगी उसमें ये नीचे चला जाएगा उस जगह में। ठीक है, तो फाइनल इक्विलिब्रियम में ये ब्लॉक जस्ट इसके अंदर गया है। इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, पहले ये देखो कि जितना इस ब्लॉक का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम की आइस पिघल गई। ठीक है, जितना इस ब्लॉक का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम की आइस पिघली है। आयरन का टेम्परेचर T से 0 तक आ गया, तो जितना हीट रिलीज होगा उतना ही एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब कितना हीट रिलीज हुआ आयरन के लिए, ms डेल्टा T, मास डेंसिटी ऑफ आयरन इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दिया हुआ है आपको, दोनों चीजें। डेल्टा T T के बराबर होगा इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। आइस का फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो डेल की होगा ml के बराबर। अब कितना मास आइस का पिघला है, इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है उतने ब्लॉक उस वॉल्यूम के बराबर जो है इस आइस का मास पिघला है। ठीक है, तो वो मास निकाला जा सकता है। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया, ms डेल्टा T, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लेना पड़ेगा आयरन का, ms डेल्टा T। ऐसे आइस के लिए ml, वॉल्यूम v, सेम वॉल्यूम का आइस पिघलेगा इंटू डेंसिटी ऑफ आइस ml। वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, बाकी डेंसिटी और लेटेंट हीट दिया है, तो आप टेम्परेचर बता सकते हो कहां तक इसको गर्म किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8, 9। चलो ठीक है, इसमें स्पेसिफिक हीट में भी दिए थे मैंने। यस, एच.सी. वर्मा में ही चैप्टर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस में कौन से प्रॉब्लम्स हमें कंसिडर करने थे। एक्सरसाइज में दिए थे मैंने, 9 तक तो हो गया। ठीक है, 10 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हो गया होगा, मिक्सचर का गामा निकालना है। 13 हो गया, 14, हाँ 1 मिनट, 14, 15। देखो ये मतलब सिलेबस में नहीं है, जॉलिस डिफरेंशियल स्टीम कैलोरीमीटर, अलग अलग टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं, उसमें एक टाइप है। ठीक है, उसमें जो प्रोसेस होती है ये इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बुक में। तो ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दो। इसके आगे बोलो 16, 16 हुआ या नहीं, 17, 18, 18। देखो क्या हो रहा है, एयर इज पम्प्ड एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन मोटर टायर। टायर में हवा भरी है 2 एटमॉस्फेयर पे और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। एयर का गामा दिया है 1.4। याद रखना
एयर जो है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, दोनों मिला के लगभग 99% के आसपास हो जाते हैं, और दोनों डायटोमिक गैस हैं, इसलिए एयर को भी हम डायटोमिक गैस कंसिडर करते हैं, तो गामा उसका 1.4 हो जाता है। ठीक, अब सडनली टायर बस्ट हो गया, टायर बस्ट होगा तो क्या होगा, अंदर की जो हवा है जो कि हाई प्रेशर पर है वो फैलेगी, एक्सपांशन होगा, और ये प्रोसेस फास्ट होगी। तो प्रोसेस फास्ट है तो किस तरह की होनी चाहिए, इट शुड बी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या निकालना है इसमें, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ टायर। एडियाबैटिक एक्सपांशन में कूलिंग होती है, फॉर्मूला यूज करें हम, पीवी गामा -1 कांस्टेंट। खैर यहां पे हमें वॉल्यूम नहीं दिया है, फाइनल इनिशियल नहीं दिया है, तो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म यूज कर लो, P इंटू 1 माइनस गामा इंटू T रेस्ट फॉर गामा कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर पावर 1 माइनस गामा, इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में लेना याद रखना, 293 पावर 1.4 गामा होगा, गामा की वैल्यू रख देंगे 1.4। फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, फाइनल टेम्परेचर निकालना, तो इस रिलेशन से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। इट इज नथिंग बट एडियाबैटिक एक्सपांशन, राइट। इसके आगे 19 और 20 हमने इस तरह का प्रॉब्लम क्लास में किया था, हो गया ना, ठीक है। इसके आगे भी कोई दी है प्रॉब्लम, चलो ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की बात की थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ इन कैलोरीमेट्री। देखो, जूल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट से पहले यह माना जाता था कि जो हीट है, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट वॉज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ फ्लूइड, and it was assumed that when a hot body is kept in contact with a cold body, then that heat flows. Heat flow means the fluid flows, there is flow of fluid, so it was considered as a fluid. But first time when Joule performed an experiment and he proved that heat is also a form of energy like mechanical energy, work and other things. And if it is a form of energy, so there can be an exchange or conversion of one form into another form. So he proved by an experiment that heat is a form of energy and mechanical energy can be converted into heat. ठीक है, उसने क्या किया, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, समझना। देखो, इस वेसल में पानी भरा है, इस वेसल से एक पुली अटैच कर दी जिसपे एक थ्रेड है, थ्रेड के एक तरफ एक ब्लॉक रखा है लटका हुआ, और दूसरा सिरा जो है इस फैन के आसपास लटका। तो वेट के कारण ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये चलेगा, फैन घूमेगा, और फैन घूमेगा तो फैन क्या करेगा, आसपास के पानी को भी चर्न करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इस एक्टिविटी में फ्रिक्शन होगा, फैन की जो ब्लेड है उसके और पानी के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप सोचो। पहली बात तो वहां भी फ्रिक्शन है, दूसरी बात ये चर्निंग होगी, पानी में हलचल होगी, और कुछ समय के बाद पानी स्थिर हो जाएगा,
मतलब पानी में जो भी मैकेनिकल एनर्जी आई थी, काइनेटिक एनर्जी आई थी, वो खत्म हो गई। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के फ्लो की बात नहीं है। जो वर्क है या मैकेनिकल एनर्जी, उसको भी हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हीट सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो की बात होती तो यहां पर गर्मी नहीं होती, ये पानी गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, चर्निंग होगी, जब चर्निंग रुकेगा तो आप देखोगे कि जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंसिटिव थर्मोमीटर लगा है, जो थर्मोमीटर टेम्परेचर को रीड कर रहा है। तो उसने ये नोटिस किया कि ब्लॉक नीचे आया तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी पहले पानी की काइनेटिक एनर्जी में और व्हील के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। बाद में सब कुछ स्थिर हो गया, मतलब वो सारा काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो उसने ये प्रूव किया कि वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट और हीट इज इक्विवेलेंट टू वर्क। पहली बात, दोनों एनर्जी है और वर्क को या मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है। जब हम हाथ को रगड़ते हैं इस तरह से, पाम्स को, तो हथेलियां गर्म हो जाती। तो कारण क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है या जो हम वर्क कर रहे हैं इसको रगड़ने में, वो वर्क लगातार हीट में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये स्मूथ होता तो वर्क जो है या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती। ठीक है, बहुत सी चीजें, जैसे आपने नोटिस किया हो कि जब हम गेहूं को पीसते हैं उसका आटा बनता है, तो आटा शुरुआत में आपको गर्म लगता है। ठीक है ना, जब गेहूं को पीसोगे तो जो आटा मिलेगा वो शुरुआत में गर्म होता है। तो गर्म कैसे हो गया? तो गेहूं पे वर्क किया जा रहा है, उसको पीसने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई किया, क्रश किया उसको, तो क्रश होगा। तो आपने वर्क किया उसको क्रश करने में, और उसके अंदर, गेहूं के अंदर कई सारी लेयर्स होगी, जो लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप करेगी और वो टूटेगा या बॉन्ड्स टूटेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी आपने एनर्जी दी है वो फ्रिक्शन के कारण हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, वहां भी गर्मी उसी कारण से आ रही है। तो लिखो आप जूल का कंक्लूजन क्या था। He concluded that heat is a form of energy. Heat is a form of energy in presence of dissipative forces. In presence of dissipative forces, मतलब फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स, in presence of dissipative forces like friction, mechanical energy of system is converted into heat. Mechanical energy of system is converted into heat. मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना, 4.18 जूल 4.18 जूल वर्क is equivalent to 1 calorie heat. 4.18 joule work is equivalent to 1 calorie heat. जैसा कि मैंने बताया, हीट एक फिजिकल क्वांटिटी पहले से ही मानी गई थी जिसकी यूनिट कैलोरी थी, और मैकेनिकल एनर्जी वर्क की यूनिट थी जूल। तो जूल ने इसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है ना, कि दोनों एनर्जी के ही पार्ट है, एनर्जी के ही फॉर्म, तो उनकी यूनिट्स में ये रिलेशन बनाया इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इसको अब मैं लिख सकता हूं, हीट इज इक्विवेलेंट टू वर्क, राइट। So W equal to JQ, where W is work done on system, सिस्टम पर आपने वर्क किया, वर्क डन बाय सिस्टम नहीं है, वर्क डन ऑन सिस्टम। या फिर मैं इसको लिखूं, जितना मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है प्रोसेस में,
और Q जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। J is mechanical equivalent of heat। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जो कि हीट की यूनिट को वर्क की यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हीट को आप कैलोरी में लिख रहे हो और वर्क को जूल में, तो उस केस में J की वैल्यू हो जाएगी 4.18 जूल पर कैलोरी। और अगर आप दोनों को जूल में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो J की वैल्यू 1 में, समझ रहे हो? तो सीधा सा रूल है W इज इक्वल टू Q। अगर Q की यूनिट कैलोरी है या कुछ और है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दोनों सेम यूनिट है तो उस केस में आप W इक्वल टू Q ले सकते हैं। ठीक है, तो J इज मियरली अ कन्वर्जन फैक्टर, दैट इज जूल्स लॉ। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक आइस ब्लॉक है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, h हाइट से गिराया, और जो गिरने के बाद इसका कोलिजन होगा ग्राउंड से, वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब क्या है, गिर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद ये रुक जाएगा। वास्तव में ऐसा ही होता है, टकराने के बाद ये रुक जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी थी, टकराने के बाद मैकेनिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो किस में होगी, वो हीट में कन्वर्ट होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड इज रिटेन्ड बाय आइस, so from what height it should be dropped, from what height it should be dropped so that all the ice melts after hitting the ground, from what height it should be dropped so that whole ice melts after hitting the ground. First you have to assume that collision is perfectly inelastic, and second, the heat produced is retained by ice। वो बाहर कहीं नहीं जा रही, आइस के पास ही रहेगी हीट अगर बनती है। ठीक, समझना, ये ब्लॉक यहां से गिराया, नीचे आएगा, टकराएगा और फिर रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस में कितनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है, mgh। mgh मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ है बाय जूल्स लॉ, W इज इक्वल टू JQ, राइट। सो Q इज इक्वल टू W बाय J। मैं अभी सब तरफ ऐसा ही यूनिट रख रहा हूं हर जगह, तो J की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ सेम यूनिट्स हैं तो J मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो J को 1 रखो, तो Q इक्वल टू mgh। तो जितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है उतना पूरा हीट में कन्वर्ट हो गया, और ये पूरी की पूरी हीट आइस ने रिटेन कर ली। हमको वो कंडीशन निकालनी है जिस कंडीशन में आइस पूरी तरह से पिघल जाए। तो दिस Q मस्ट बी इक्वल टू ml, m उसका मास, तो mgh इज इक्वल टू ml, h इज इक्वल टू l बाय g। इस हाइट से इसको गिराना चाहिए, तभी ये पूरी तरह से पिघल जाए। ठीक है, l की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? अब याद रखना, हमने ऐसा यूनिट में लिया दोनों तरफ। L क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी, कैलोरी को तो जूल में कन्वर्ट करो, 4.18 जूल पर ग्राम, उसको पर किलोग्राम में लिखना होगा। ठीक है ना,
पर ये पर ग्राम है, तो पर किलोग्राम कितना होगा, इंटू 10⁻3। ठीक है, तो 80 इंटू 4.18 इंटू 10⁻3 बाय जी, इट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये लगभग अराउंड 33 किलोमीटर आएगा। तो इतनी हाइट से गिराना होगा, तो गिरने पर जितना लॉस होगा मैकेनिकल एनर्जी का, उससे हीट बनेगी और वो हीट इस आइस को पिघला देगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बुलेट को शूट किया, बुलेट जाके एक दीवार में धंस जाती है, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसका लॉस होगा और वो हीट में कन्वर्ट होगा। या दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन हो रहा है, अगर कोलिजन इनइलास्टिक हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, वो लॉस्ट एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको यही निकालना होगा कि कितनी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है।